स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉमर्स के गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BHU बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम बेसिक से बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जो कि आपका BHU एग्जाम या और भी किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, वो एकदम बहुत बढ़िया से कंप्लीट होंगे। कॉन्सेप्ट के साथ पूरा एकदम नॉलेज हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं इस टॉपिक का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता। मैं CA फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैंने JRF क्रैक किया हुआ है। मेरा MCOM और BCOM दोनों कंप्लीटेड है और मैं रैंक होल्डर हूँ BHU MCOM एंट्रेंस एग्जाम में। 7th रैंक मेरी जनरल में आई थी और रैंक मेरी OBC में आई थी। क्लियर? आइए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला टॉपिक। चलिए, मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सारे बच्चे उसका आंसर देंगे। सारे लोग जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे क्लास में, मजा नहीं आएगा पढ़ने में और मुझे भी मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। ठीक है, सारे बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चंस का मेरे आंसर देते जाइए और फटाफट से इन्वॉल्व होते जाइए और ढेर सारी चीजें जो अच्छी अच्छी चीजें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सीखनी चाहिए। ठीक है, आइए अब देखिए मिस्टर मिस्टर ए, ये उनका बिजनेस है। ये मिस्टर ए का बिजनेस है। ये हो गया मिस्टर ए। क्लियर? और दूसरी तरफ मिस्टर बी है, ये उनका बिजनेस है। क्लियर? मिस्टर बी क्या करते हैं? मिस्टर बी क्या करते हैं, अपने शॉप के बाहर उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कैश ओनली। मतलब जो ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैश में करेंगे। और कैश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैश, यहाँ पे उनका ये मतलब है कहने का कि आप जो भी खरीदिए तुरंत पेमेंट करिए। वेदर आप कैश दे करके या फिर वो ATM के थ्रू पे करिए या फिर वो उन्होंने QR कोड भी लगा रखा है इस तरीके से, होता है ना वो डॉट डॉट डॉट, तो QR कोड भी उन्होंने लगा रखा हुआ है फोन पे का। वो सारी चीजें मतलब कहने का इनका ये है कि आप अगर मेरे यहाँ से परचेजिंग करेंगे तो आपको इमीडिएटली पेमेंट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? मिस्टर बी का बिजनेस करने का तरीका सबको समझ में आया? उन्होंने बोला है कि सिर्फ मैं कैश बेसिस ट्रांजैक्शन करूंगा, कैश सेल ही करूंगा, उसके अलावा कोई सेल नहीं करूंगा। और मिस्टर ए जो है देते हैं, मिस्टर ए जो है वो कैश फैसिलिटी भी देते हैं और क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं। मतलब आप अगर चाहो बाद में पेमेंट करना, आप अगर चाहो तो बाद में पेमेंट करना तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आप आराम से कर सकते हो। क्लियर? तो ये दो लोग हैं। आप मेरे को बताओ कि किसका बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा, मिस्टर ए का या मिस्टर बी का? सेल किसके यहाँ पे ज्यादा होगी? मिस्टर ए। सर ए का। मिस्टर ए का सर, है ना? यहाँ पे कैश बोलने का मतलब इनके पास भी QR कोड है, इनके पास भी QR कोड है, इनों के पास भी अपना QR कोड है, इनके पास भी लोग आएंगे और स्कैन करके पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो मिस्टर ए का सर ज्यादा सेल होगा, ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा ट्रेडिंग होगी। बिकॉज सर ये इन्होंने एक फैसिलिटी और दे दी है, क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी दे दी है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ और बातें आपको बताते हैं। यहाँ पे अभी आप लोगों ने बोला, यहाँ पे अभी आप लोगों ने बोला कि मिस्टर ए का ज्यादा सेल होगा, मिस्टर ए का बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, मिस्टर ए का ट्रेडिंग ज्यादा होगा। अब मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ। ठीक है, मिस्टर बी ने या 60,000 रुपीज का, मिस्टर बी 1 मंथ में टोटल 60,000। अब मिस्टर ए के बारे में जानते हैं। मिस्टर ए ने क्या किया, इनका कैश कितना था और कितना था, इन्होंने 5,000 का कैश सेल किया और एक का 85,000 रीड सेल किया। और आउट ऑफ 5,000, सॉरी आउट ऑफ दिस 80,000 60% बैड डेप्ट हो गया। 60% बैड डेप्ट हो गया। तो बताइए ना बच्चों, पैसा कितना मिलेगा इनसे?
पैसा इनको कितना रियलाइज हुआ होगा अपने क्रेडिट सेल से? 32,000। चलिए बहुत बढ़िया, 32,000 क्लियर है। 32,000। ओवरऑल अगर इनका सेल पूछे आपसे तो आप बोलोगे सर इनका ओवरऑल सेल 105,000 हुआ है ना? इनका सेल 105,000 हुआ और इनका सेल 60,000 हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मिस्टर बी ने क्रेडिट सेल की फैसिलिटी नहीं दी, लेकिन मिस्टर ए ने क्रेडिट सेल की फैसिलिटी दी है, इसलिए उनका सेल एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर? आ जाइए, अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि सर 60% बैड डेप्ट हो गया, सिर्फ 32% रियलाइज हुआ। और अगर मैं पूछूं कि इनके पास टोटल कैश कितना आया तो आपका आंसर क्या होगा? 72,000। 57,000। 57,000। क्लियर है? 57,000 सबको क्लियर है क्या? मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ। दो बिजनेसमैन है, मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं। मिस्टर बी ने क्या अपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, इन्होंने बोला है कि सिर्फ मैं कैश बेसिस पे ही सेल करूंगा, इसके अलावा और कोई भी सेल मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मिस्टर ए ने क्या भी एक्सेप्ट करूंगा, क्रेडिट सेल भी एक्सेप्ट करूंगा, हर तल मैं करूंगा, किसी को खाली हाथ जाने नहीं दूंगा, निराश लौटने नहीं दूंगा। तो ठीक है भाई, इतना दिल खोल के इन्होंने अपना बिजनेस किया तो इनका जो सेल हुआ वो ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू बी। जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि सर मिस्टर ए का बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा और ऐसा हुआ भी। लेकिन जब मैं अगर बात करूं कैश रियलाइजेशन की तो उस मामले में किसका बिजनेस ज्यादा अच्छा है? कौन बताएगा? बी का। बी का। क्लियर है सबको? मतलब मिस्टर ए ने किया और कैश भी उतना रियलाइज नहीं हो पाया बच्चों, कैश भी उतना रियलाइज नहीं हो पाया। तो मिस्टर ए और मिस्टर ए के जैसे जितने भी ढेर सारे लोग हैं अब बचेंगे कि सर अब मैं क्रेडिट सेल नहीं करूंगा, भले ही मेरी सेल कम हो लेकिन एटलीस्ट कैश तो रियलाइज होगा। मेरी सेल एटलीस्ट कम हो लेकिन सर कैश तो रियलाइज होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या? मैं क्या समझाना चाहता हूँ, सबको समझ में आया? यस यस ठीक है सर, सिर्फ सेल कर देना बहादुरी नहीं है, उसको कैश में कन्वर्ट करना भी बहादुरी है। सिर्फ सेल कर देना ही बहादुरी नहीं है, उसको कैश में कन्वर्ट कर देना भी आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे ग्रो करोगे। तो बच्चों इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए एक कॉन्सेप्ट लेके आया गया जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑल्दो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग कैश सेल ही ज्यादा करते थे, वहां पे आप गोल्ड दीजिए या फिर जो स्पेशल कॉइन हुआ करते थे वो दीजिए और आपको सामान मिल जाएगा। ऐसा क्रेडिट वाला फैसिलिटी बहुत कम ही हुआ करता था। लेकिन जब हम फॉरेन में जाते हैं परचेजिंग करने, मतलब फॉरेन में जाने का मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे उस टाइम में, जब फॉरेन कंट्रीज में जाते थे कोई भी परचेजिंग करने, तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा वो लेके नहीं चल सकते थे, क्योंकि वहां पे आप शिप से जाओगे या फिर और कोई मोड होता नहीं था, तो वहां पे आपको लूट लेने का चक्कर था या फिर ऐसा कुछ चक्कर था जहां पे आपका पैसा आप ज्यादा कैरी नहीं कर सकते थे। तो वहां पे कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसके थ्रू आप अपना सेल भी कंडक्ट कर दो और सामने वाला पार्टी भी सिक्योर रहे कि हाँ आपका पैसा जाएगा नहीं, उसका पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके आए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। ठीक है, इसका हिस्ट्री भी हम लोग सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और हम लोग अभी पास्ट का क्या सिनारियो है वो भी समझेंगे। ठीक है, ये कहाँ से आया वो भी हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ताकि जब इसका थ्योरी पढ़े तो वो हमें इजी हो। क्लियर? आ जाइए। अब अगर मैं देखो यहाँ पे बोल दूं मिस्टर ए को, मिस्टर ए के लिए मैं यहाँ पे बोल दूं कि मिस्टर ए आपका ये जो 80,000 है, मैं इसके अगेंस्ट में आपको लीगल प्रोटेक्शन दिलवा दूं। लीगल प्रोटेक्शन कहने का मतलब है कि लॉ के अंडर में आपका सेल मैं आपको लीगल करवा दूं। लीगल करवाने का मतलब जिसको जिसको भी आपने सेल किया है वो इस बात का एक्सेप्टेंस दे देगा कि मैं आपको पैसे दूंगा, तो फिर उसको फ्यूचर में आपको देना पड़ेगा। मतलब इन सारी चीजों को मैं एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा दूं
तो जब आप स्टेम पेपर पे कोई भी बात लिख लोगे तो इसका मतलब आपने लॉ के अंडर में उन सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर बाद में आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर नेग्लेक्ट करते हो तो बच्चे आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी बहुत बढ़िया वाली, ठीक है, पेनाल्टी लग जाएगी आपके ऊपर बढ़िया वाली। तो कहने का मतलब क्या है, आइए सीखते हैं इन चीजों को, फिर हम लोग वहां बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक चीज याद रखिएगा कि ये जो 60% लोग हैं मजाक कर गए इसके साथ, बेचारे के साथ, मिस्टर ए के साथ, उन्होंने बोला कि मैं आपको पैसा दूंगा 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 और फिर बाद में गायब हो गए 60% वाले लोग। ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि मतलब मुकर नहीं सकते, बाद में भाग नहीं सकते, ठीक है। पूरा एक सिनेरियो समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएंगी, क्लियर। आइए उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अगेन, देन उसके बाद मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से ही रिलेटेड है, ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ही रिलेटेड है और मैं इस टॉपिक से इसको कनेक्ट करूंगा तो आपको समझ में आएगा। आइए सपोज कर लीजिए श्रेष्ठ है, ठीक है। श्रेष्ठ को अब स्कूल से लीव चाहिए, स्कूल से लीव चाहिए तो क्या करेगा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बताइए आप क्या करेंगे। आपको स्कूल से लीव चाहिए, सर एप्लीकेशन देंगे लिख के। किसको देंगे बताइए, किसको देंगे एप्लीकेशन, किसके नाम पे टीचर को। एप्लीकेशन लिखेंगे, टीचर को या प्रिंसिपल को, है ना। हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। अब लीव किसको चाहिए आपको चाहिए श्रेष्ठ, तो एप्लीकेशन कौन लिखेगा, प्रिंसिपल लिखेंगी, है ना। नहीं सर हम लिखेंगे। क्लियर है, आप ही लिखेंगे, ठीक है। सर देखिए सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लीव किसको चाहिए, श्रेष्ठ को, तो एप्लीकेशन कौन लिख रहा है, जल्दी बताइए। सर लीव अगर श्रेष्ठ लिखेगा, सीधी सी बात है सर, प्रिंसिपल थोड़ी ना लीव लिखेंगे, एप्लीकेशन। तो ये इन्होंने एप्लीकेशन लिख दिया कि मुझे लीव चाहिए, मैम या सर मुझे लीव चाहिए। तो अब ये एप्लीकेशन किसके पास जाएगा, प्रिंसिपल मैम के पास जाएगा। प्रिंसिपल मैम इस एप्लीकेशन को, मैम या सर जो भी हैं, वो इस एप्लीकेशन ध्यान से देखेंगे कि जो रीजन बताया है श्रेष्ठ ने वो जेन्युइन है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, उनको लीव देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये इनके ऊपर है। ये चाहे तो इस इनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या, ये इनके पास ऑप्शन है। अगर इनको चीजें तो ये एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगी, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगी। इनके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, सॉरी, एक्टे है और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या मैंने अभी क्या समझाया। श्रेष्ठ को लीव चाहिए, वो एप्लीकेशन लिखेगा, प्रिंसिपल के पास जाएगा एप्लीकेशन, प्रिंसिपल जेन्युइननेस चेक करेगी, वैलिडिटी चेक करेगी, करने के बाद उनको तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर लीव उनको लगता है कि नहीं ग्रांट नहीं करनी चाहिए तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दोनों ही रहेगा। अब मेरे को आप ये बताइए, ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, ये पेपर क्या इस पेपर के अगेंस्ट में श्रेष्ठ को लीव मिल सकती है, आप बताइए। अगर ये रिजेक्ट तो नो सर। नो सर नहीं लीव मिल सकती है। सबको समझ में आया क्या, सारे बच्चे बताएंगे। ये छोटा सा एग्जांपल अगर आपने समझ लिया तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सारे बच्चे बोलेंगे लीव मिलेगा क्या अगर रिजेक्ट हो गया तो, नो सर। सर नहीं मिलेगा। और ये बताइए क्या इस पेपर के पीस की वैल्यू रहेगी कुछ भी, नो सर। नो सर। कोई भी वैल्यू नहीं है, इसको आप फेंक दीजिए, ऐसे हवाई जहाज बना के उड़ा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन वहीं पे अगर ये एक्सेप्ट हो गया, वहीं पे एक्सेप्ट हो गया तो सर श्रेष्ठ मतलब इसको एकदम सजा के रख लेगा कि अब मेरे को लीव मिल गई, अब इस
पेपर के पीस के बदले मैं लीव ले सकता हूं। जैसे ही ये एक्सेप्ट हुआ वैसे ही इस पेपर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। इसके पहले तक इस पेपर की वैल्यू कुछ नहीं है। जब तक सर या मैम ने, प्रिंसिपल सर या मैम ने जब तक इस पे साइन नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, तब तक इस पेपर के पीस की वैल्यू कुछ नहीं थी। और साइन करते ही इसकी वैल्यू एकदम बढ़ गई। इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई। मेरी बात समझ में आई आपको? इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई सर। अब इस पेपर के पीस के बदले मुझे लीव मिल सकती है, मुझे मतलब श्रेष्ठ को। क्लियर? अब इसको ये ऐसे हवाई जहाज बना के नहीं उड़ा सकता कभी भी। बात समझ में आ रही है सबको? यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सबको? सारे बच्चे बताइए, तो हम लोग आगे चले। क्लियर? आ जाइए, आ जाइए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, मेरे पास है दो लोग। एक मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स बोले तो सेलर, मिस्टर एक्स बोले तो सेलर, जिन्होंने क्रेडिट सेल किया है। याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे क्रेडिट सेल की। ये मिस्टर एक्स सेलर हो गए और इन्होंने सेल किसको किया, मिस्टर वाई को। तो वाई कौन हो जाएंगे सर, बायर हो जाएंगे। ये भी इन्होंने क्रेडिट परचेस किया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इसको गुड्स बेच दिया। सपोज कर लीजिए जो गुड्स है वो 10,000 रुपीज का है। गुड्स कितने का है, 10,000 रुपीज का है। मेरी बात सबको समझ में आ गई यहाँ पे? यहां तक बात समझ में आई क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्रेडिट सेल है। अब देखिए होता क्या है बच्चों, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10,000 रुपीज का क्रेडिट सेल कर दिया। अब वो बेचारे मिस्टर एक्स वेट करते रहेंगे कि मिस्टर वाई पैसे लेके आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो ऐसा वाला सीन हो जाएगा। वो वेट करते, लेकिन उनको क्या मालूम कि करण अर्जुन तो पैसे लेके, गुड्स लेके भाग चुके हैं। मिस्टर वाई तो फरार हो चुके हैं, पैसे देने के एकदम मूड में नहीं है। तो बेचारे इनको लास्ट में आके क्या करना पड़ेगा, बैड डेब्ट, अपने बुक्स में बैड डेब्ट करना पड़ेगा। लेकिन करण अर्जुन को बुलाया जा रहा है। कैसे बुलाया जा रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। कैसे बुलाया जाएगा, देखिए। अब करण अर्जुन भाग नहीं सकते, अब करण अर्जुन को आना ही पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा, देखिए होता क्या है। मिस्टर एक्स जो कि सेलर है, मिस्टर वाई जो कि बायर है। अब मेरे को आप ये बताइए कि इसमें से पैसे किसको चाहिए। इस पूरे ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा धड़कनें किसकी तेजी से धड़क रही होंगी, मिस्टर एक्स की या वाई की? एक्स की। सर 10,000 तो उसका फंसा हुआ है ना, तो धड़कन भी धक धक किसका धड़केगा तेजी से, मिस्टर एक्स का। वाई तो एकदम मस्त है, वो तो पार्टी कर रहा होगा 10,000 रुपए का गुड्स लेके। ठीक है, तो मिस्टर एक्स जो है उनकी धड़कनें तेज होंगी। तो अब आप ये बताइए, हम लोगों के एग्जाम्पल में श्रेष्ठ को लीव चाहिए था तो एप्लीकेशन किसने लिखा, श्रेष्ठ को लीव चाहिए था तो एप्लीकेशन श्रेष्ठ ने। यहाँ पे धड़कनें तेजी से किसकी धड़क रही हैं, यहाँ पे धड़कनें किस, एक्स की। पैसे किसको चाहिए, एक्स को चाहिए। तो बिल यहाँ पे कौन बनाएगा, एक्स बनाएगा। ठीक है, तो एक्स क्या करेगा, एक बिल बनाएगा। यहाँ पे बच्चों बिल का मतलब ये नहीं है कि वो जो आपको कोई भी सामान खरीदते हो तो आपको बिल मिलता है, वैसा वाला बिल नहीं। यहाँ पे बिल एक तरीके का स्टैम्प पेपर है। ठीक है, ये स्टैम्प पेपर ये बनाएगा एक्स, ये बनाएगा बिल। ठीक है, तो बिल बना करके किसको भेज, वाई को। अब इस बिल में होगा क्या सर, इस बिल में होगा क्या, ऑर्डर होगा। वहां पे बेचारे श्रेष्ठ ने एप्लीकेशन करके रिक्वेस्ट किया। एप्लीकेशन में क्या लिखा होगा, प्लीज मैम, रिक्वेस्टेड मैम, ऐसे करके उन्होंने, और मतलब वहां पे क्या किया उन्होंने, एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट किया, प्लीज बोला, ये सब चीज के करके उन्होंने पूछा था। लेकिन मिस्टर एक्स क्या करेंगे, यहाँ पे उनको ऑर्डर देंगे। ऐसा बोलेगा तेजी से, सुनो भाई, तुम मेरा 10,000 रुपया का सामान ले गए हो, 10,000 रुपया तुम 3 महीने के बाद मुझे दे दो, बस काम खत्म। ठीक है, मिस्टर एक्स क्या बोलेगा, ऑर्डर देगा,
कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगा, कोई प्लीज, कोई सर, कोई मैम, कुछ नहीं बोलेगा। सुनो एक्स, तुम मेरे से 10,000 रुपया लेके 10,000 रुपए का सामान लेके गए हो, 3 महीने के बाद मेरे को पैसा चाहिए, 2 महीने के बाद मेरे को पैसा चाहिए, 30 दिन के बाद मेरे को पैसा चाहिए, तो वो अपना डेट लिख सकता है। ठीक है, करके ये बिल किसको भेज देगा? मिस्टर वाई को। अब मिस्टर वाई देगा। अब आप ये बताइए, क्या मिस्टर है क्या कि वो उसको रिजेक्ट कर दे? बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। ऐसा कर सकता है क्या वो? नहीं सर। नो सर। नो सर। नहीं कर सकता, क्योंकि किस बेसिस पे करेगा? आप ये इस बेसिस पे करेगा, नहीं मैं तुम्हारा 10,000 का गुड्स से बोलेगा क्या सर? उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो उसको सिर्फ करेगा। उसके पास ये 2 ऑप्शन नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? वो सिर्फ क्या कर सकता है? उसको एक्सेप्ट कर सकता है, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। मेरी बात सबको समझ में आई क्या यहां तक? ठीक है। यस सर। वो अलग बात है कि मिस्टर एक्स और वाई के बीच में म्यूचुअल कम्युनिकेशन होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसके वजह से मिस्टर एक्स मान लेते हैं कि उन्होंने 60 डेज का टाइम लिमिट दिया। मिस्टर वाई बोलते हैं सर प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे बाल बच्चे हैं, लॉकडाउन में हम लोग एकदम डूब गए हैं, ऐसा करिए 60 डेज को 90 डेज कर दीजिए। तो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो मिस्टर एक्स बोलेंगे ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं उसको 90 डेज कर देता हूँ। ठीक है, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े से चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन मिस्टर वाई के पास कभी भी ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो उसको रिजेक्ट कर दे। हमेशा उसके पास ऑप्शन क्या रहेगा? उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर वो कुछ चेंज करना चाहता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो चेंज कर सकता है। ठीक है, आप लोग अपने सामने वो इमेज ड्रॉ कर रहे हो कि नहीं? वो इमेज जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अपने दिमाग में एक बार इमेज ड्रॉ कर रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ होगा? बताइए। देखिए, क्योंकि इमेजिनेशन करोगे जितना अच्छे से, उतना अच्छे से समझ में आएगा। ये पूरा चैप्टर कहानी के ऊपर बेस्ड है। ये कहानी समझ गए, चैप्टर क्लियर है, कॉन्सेप्ट इसके क्लियर है। इस पे आने वाला क्वेश्चन जरा भी परेशान नहीं करेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। मिस्टर एक्स है, उन्होंने गुड्स सेल किया, उनको पैसे चाहिए, बिल बना के भेजा उनके पास। यहाँ पे बिल का मतलब वो नहीं जो सामान के अगेंस्ट में मिलता है, यहाँ पे बिल का मतलब एक ऑर्डर है, एक स्टैम्प पेपर है, जिसको कि हमने लिख के उनके पास में भेजा है, और उनको क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। और जैसे ही ये पेपर एक्सेप्ट होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 10,000 रुपीज की। इसकी वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी? 10,000 रुपीज की। मान लेते हैं एक्सेप्ट नहीं हुआ, मिस्टर वाई बोलता है कि अभी मेरे को थोड़ा सा और टाइम दीजिए। ठीक है, और एक्स मान लेता है, तो उस केस में ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू 10,000 नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो एक्सेप्ट हुआ, इसकी वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी बच्चों? 10,000 रुपीज हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो ये पेपर का पीस ही रह जाएगा। क्लियर? इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और एक्सेप्ट करके ये तुरंत क्या करेगा? इसको भेज देगा इनके पास। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा इनके पास भेज देगा, जैसा कि प्रिंसिपल ने किया था। एक्सेप्ट करके ये एप्लीकेशन किसको भेज दिया? श्रेष्ठ को। ले जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। उसी तरीके से ये भी ले जाओ, मिल जाएगा तुम्हें पैसा। ठीक है, तो वाई उसको एक्सेप्ट करके एक्स के पास भेज देगा। अब एक्स क्या करेगा? उस डेट का वेट करेगा जिस डेट पे बोला गया है कि पैसे दिया जाएगा, जिस डेट पे लिखा गया था उस बिल पे कि हाँ इतने दिन के बाद पैसे मिल जाएंगे, तो वो उस डेट को जाएगा और वाई से पैसे ले लेगा। मेरी बात सबको समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इसी एग्जाम्पल पे, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। बिल किसने ड्रॉ किया था? धड़कने किसकी तेजी हुई थी? एक्स ने। तो एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉवर। ड्रॉवर। बिल को कौन ड्रॉ किया? एक्स ने। तो जो ड्रॉ करता है उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉवर बोलेंगे। सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। और जिसके अगेंस्ट में उन्होंने बिल को ड्रॉ किया, मतलब किसके लिए ड्रॉ किया? सर वाई के लिए ड्रॉ किया, तो वाई क्या हो जाएगा?
ड्रॉई, ड्रॉई, Drawing. क्लियर है? जिसके लिए ड्रॉ किया उस वो क्या हो जाएगा, वो पर्सन ड्रॉई हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर, अब मेरे को Yes. बताइए, Yes, अब sir. मेरे को बताइए, अब मेरे को बताइए कि बिल को एक्सेप्ट किसने किया, एक्स ने या वाई ने? Y. बिल को वाई ने। तो Y. वाई को क्या बोल देंगे? एक्सेप्टर। वाई को क्या बोल देंगे? एक्सेप्टर। और जिसके अगेंस्ट में एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टी। क्लियर है क्या? यस सर, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. यस पैसे सर, कौन देगा? पैसे देगा कौन? वाई, ड्यू डेट पे वाई देगा, वाई देगा। इसको क्या वाई। बोल देंगे? पेयर। किसको पैसे मिलेंगे? एक्स, X को. जिसको पैसे मिलेंगे उसको पे ही बोल देंगे। क्लियर है? मेरी बातें सबको समझ में आई क्या? पार्टीज सबको समझ में आ गया? Yes, sir. पार्टीज में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो Yes, जाते sir. हैं कि ड्रॉवर कौन Yes, है, sir. ड्रॉई कौन है, पेयर कौन है, पेई कौन है, एक्सेप्टर। मतलब एक तो इतना ढेर सारा नाम हो गया है ना, वो इस वजह से। तो मैंने सारी कहानी समझा दी, उस कहानी के बेसिस पे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो सेलर कौन कौन हो सकता है? एक सेलर ड्रॉवर बन सकता है, एक्सेप्टी हो सकता है, पेई हो सकता है। और देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ड्रॉई कैन बी एक्सेप्टर एंड पेई। ड्रॉई कौन हो सकता है? एक्सेप्टर और पेई हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? बायर कौन है? ड्रॉई Yes. है, जिसके अगेंस्ट में बिल ड्रॉ किया गया और वही बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए उसको एक्सेप्टर बोल रहे हैं। पैसे वही देगा, इसलिए उसको पेयर बोल रहे हैं। और सेलर के केस में बिल ड्रॉ करने वाला कौन बंदा है? सर सेलर है, इसलिए उसको ड्रॉवर बोल रहे हैं। किसके अगेंस्ट में बिल एक्सेप्ट हुआ है? सर सेलर के अगेंस्ट में बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो इसलिए उसे एक्सेप्टी बोल रहे हैं। और किसको पेमेंट रिसीव होगा? सर पेई, सेलर को रिसीव होगा, तो इसमें उसको पेई बोल रहे हैं। ठीक है? और एक कॉमन क्वेश्चन बहुत बार आता है, कई बार ये आता है कि क्या सर ड्रॉवर और पेई दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं? ड्रॉवर और पेई, यस सर, पेई दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं। यस, Yes, sir. क्लियर है? दोनों देखिए यहाँ पे सेम पर्सन है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ड्रॉवर और पेई दो अलग पर्सन हो सकते हैं? तो इसका भी आंसर है यस। कैसे हो सकते हैं? जैसे सपोज कर लीजिए एक्सेप्ट होने के बाद इनके पास बिल आ गया, इनके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया। अब इन्होंने इसको इंडोर्स कर दिया, अब इन्होंने इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स करने का मतलब कि मिस्टर एक्स को किसी को 10,000 रुपए देने थे। अब वो 10,000 रुपए लेने के लिए मिस्टर ए के पास आ गया। सपोज कर लीजिए मिस्टर सी है, मिस्टर सी को 10,000 रुपए चाहिए थे मिस्टर एक्स से। वो मिस्टर एक्स के पास पहुंच गए, बोले मेरे को 10,000 रुपए दे दो। तो मिस्टर एक्स क्या बोलते हैं, ये लो कागज का टुकड़ा, इसका वैल्यू 10,000 रुपए है। ये लो एक कागज का टुकड़ा, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू कितना है बताइए ना? 10,000, 10,000. तो ये कागज का टुकड़ा उनको पकड़ा दिया, बोला ले जाओ, इसकी वैल्यू 10,000 रुपए है। इस डेट को चले जाना मिस्टर वाई के पास, ये 10,000 रुपए में बदल जाएगा। वो ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ेंगे, वो 10,000 रुपए में बदल जाएगा। ठीक है? तो मिस्टर सी भी लेके खुश खुशी आ गए। तो अब मिस्टर सी के पास बिल है, मिस्टर सी पहुंचेंगे पैसा लेने, तो पेई इस केस में कौन हो गए? मिस्टर सी। तो मिस्टर सी कौन है? पेई है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ड्रॉवर और पेई दो अलग पर्सन हो सकते हैं। ड्रॉवर और पेई दो अलग पर्सन हो सकते हैं। क्लियर? और भी कई ऐसे एग्जांपल है जहाँ पे ड्रॉवर और पेई दो डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। जैसे मिस्टर एक्स ने अपने एम्प्लॉय को पैसा लेने भेज दिया, तो पैसा रिसीव करने वाला पर्सन कौन है? उनका एम्प्लॉय। तो यहाँ पे भी दोनों अलग पर्सन हो गए। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट करवा लिया जाता है। इसका मतलब जब मिस्टर एक्स को पैसे चाहिए होंगे तो वो पहले पैसे ले सकता है बैंक के थ्रू, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वहां पे पैसे कौन रिसीव करेगा? ड्यू डेट पे बैंक जाके पैसे रिसीव करेगा। ठीक है? तो वहां पे वो पे ही हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई क्या सबको? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर, किसी भी पॉइंट में, किसी भी नाम में? क्लियर है? तो आगे चलें।
यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी पे, कहानी पे। अब आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए क्या लिखता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हम क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। दैट इज इन शॉर्ट टर्म एंड नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का मतलब है बच्चों फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो नेगोशिएबल है, पहली बात तो ये क्या है, नेगोशिएबल है। कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर इन राइटिंग। कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर इन राइटिंग, कि वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा सामने वाले पार्टी को, वो भी कैसा, इन राइटिंग में। बात समझ में आ रहा है आपको। वो ऑर्डर देगा कि चलो पैसा दो, ये श्रेष्ठ की तरह प्लीज सर, रिक्वेस्टेड सर, ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, ऑर्डर देगा, तुरंत बोलेगा चलो पैसे लेके आओ मेरे पास। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। यस सर। क्लियर। चलिए कहीं भी अगर दिक्कत आएगी तो बताएंगे आप लोग। दिस written order is essentially used in international trade where one party is bound to pay a fixed amount of a money either on demand or a predetermined rate to other party। ठीक है, predetermined date हो जाएगा बच्चे ये। क्लियर। देखिए क्या बोलता है कि पहले ये क्या हुआ करता था, जनरली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किया जाता था, जहां पे एक पार्टी है वो बाउंड रहती थी एक फिक्स अमाउंट पे करने के लिए। क्या लिखा है, या तो ऑन डिमांड पे, मतलब जब मांग ले तब दे दीजिए, या तो एक प्री डिटरमाइंड डेट के, मतलब वो डेट ऐसा नहीं होगा कि बाद में हम अचानक से डिसाइड करते नहीं नहीं ये डेट, इस डेट के बाद देना, वो पहले से ही डिसाइडेड रहेगा। दोनों पार्टी जब बिल में लिखा जाएगा, ऑर्डर लिखा जाएगा, तो पहले से ही वो डेट डिसाइड कर लेंगे भैया इस डेट के बाद आपको पैसे देने हैं। ठीक है, वो प्री डिटरमाइंड रहेगा। आगे पॉइंट क्या लिखता है, दे आर डिफरेंट पार्ट्स। क्या तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, तीन चीजें क्या ध्यान रखनी होंगी। द सेलर ऑफ द गुड्स हु राइट द बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला कौन है, सेलर ऑफ द गुड्स, जो कि बिल को ड्रॉ करता है, राइट करता है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट इज एड्रेस टू बायर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किसको एड्रेस किया जाता है, बायर को। किसको ध्यान में रख के लिखा जाता है, बायर को, कि सुनो भाई तुम हमको पैसे देना। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, द बायर मस्ट पे द सेलर ऑन डिमांड अ साइट और ड्राफ्ट और अ फिक्स्ड डिटरमिनेबल टाइम इन फ्यूचर। या तो आप एट टाइम दीजिए या तो मतलब ऑन डिमांड दीजिए। ठीक है, तो बायर को हमेशा पैसे पे करने पड़ेंगे। फिर जो पैसे पे करने पड़ेंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, यहां तक में कोई दिक्कत आपको। नो सर। चलिए आइए एक बार हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है, इसका क्या था, इसका हिस्ट्री आखिर आया कहां से, किसके दिमाग में ये खुरापात आई कि हम लोगों के बुक में एक चैप्टर बढ़ गया। तो एज पर द हिस्ट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर मीन्स फॉर सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रेडिंग। पहले ये क्या हुआ जाता था, मतलब हिस्ट्री के हिसाब से बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रेडिंग के अमाउंट को सेटल करने के लिए यूज किया जाता था। इट वॉज यूज्ड अर्ली एज द 8th सेंचुरी बाय अरब मर्चेंट्स। सबसे पहली बार 8th सेंचुरी में इसको यूज किया गया। सबसे पहले इसको किसने यूज किया, अरब मर्चेंट्स ने यूज किया। ठीक है, अरब के मर्चेंट्स ने यूज किया था। लेकिन 13th सेंचुरी में इट हैड अटेन वाइड यूज इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म अमंग्स द लैम्बर्ट इन नॉर्दर्न इटली। लैम्बर्ट में, नॉर्दर्न इटली में जिस तरीके से हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, उस तरीके से वहां पे उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मतलब 8th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी में वो धीरे 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 और इवॉल्व हुआ, और 13th सेंचुरी में जाके इतना ज्यादा इवॉल्व हो गया कि जो करंट सिचुएशन में हम लोग यूज कर रहे हैं वैसा उस तरीके से होने लगा था। ऑल्दो अभी तो और ज्यादा हम लोग यूज करने लग रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। क्लियर।
फिर उसके बाद ये थोड़ी सी कहानी दी हुई है, उसको एक बार आप लोग रीड कर लेंगे। मैंने ऐसा छोटा छोटा कहानी डाल दिया है आप लोगों के पढ़ने के लिए, एक बार प्लीज आप लोग जरूर से रीड करिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग मेन चीज पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो उसमें से भी चीजें आ सकती हैं, लेकिन आपको एक बार रीड जरूर करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। A bills of exchange introduction would require you to get familiarized with a few terms and also the element of bills of exchange. Let us first learn some terms. कौन कौन है? अब ड्रॉवर कौन होता है भाई बताइए? The maker of the bills of exchange. क्लियर है, सबको समझ में आ गया? ड्रॉवर कौन है? वो पर्सन जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है। Person who make the bill. ठीक है, मेकर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, Drawing- sir. Yes. चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत Yes, ही sir. बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। आ जाइए, हम लोग देखते हैं ड्रॉई कौन है। ड्रॉई, द पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे द सम ऑफ मनी मेंशन्ड इन द बिल इज रिफर्ड टू एज द ड्रॉई। तो ड्रॉई वो पर्सन है जिसको कि हम लोगों ने डायरेक्ट किया है पे करने के लिए, जिसको कि हमने डायरेक्ट किया है, मतलब डायरेक्शन देना होता है ना किसी को, चलो तुम ये काम करो, चलो तुम वो काम करो, ऐसा करके हमने डायरेक्ट दिया है, रिक्वेस्ट नहीं किया है। याद रखिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पे भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज ऐसा करके दीजिए, नहीं, ऑर्डर देते हैं। तो जिसको हमने डायरेक्शन दिया कि चलो पैसा दो, ठीक है, तो वो पैसा देने के लिए जिस भी पर्सन को हमने डायरेक्ट किया है बिल में, वही पर्सन क्या हो जाएगा? ड्रॉई हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत ही बढ़िया। पेई कौन हो जाएगा? वो पर्सन जो पैसा रिसीव करेगा या पे करेगा, कौन होगा वो? जो रिसीव करेगा। Receive करेगा। रिसीव करेगा। है ना? जो पे करेगा तो उसको तो पेयर बोलेंगे। तो पेई कौन हो गया? द पर्सन हु विल बी रिसीविंग द मनी इन द टर्म्स विल बी मनी इज टर्म्ड एज द पेई। तो वो पर्सन जो कि पैसे रिसीव करेगा। आपका ड्रॉवर भी पेई हो सकता है और कोई थर्ड पर्सन भी पेई हो सकता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट कौन है सर? होल्डर। होल्डर मतलब सीधी सी बात है, किसका होल्डर? उसका होल्डर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होल्डर किसके पास है? ऐसे जनरली किसके पास होना चाहिए बताइए? जनरली किसके पास होना चाहिए बिल्स? ड्रॉवर या ड्रॉई? ड्रॉवर के पास होना चाहिए। Drawer. क्लियर है सबको? ठीक है, लेकिन किसी और के पास भी हो सकता है, अगर ड्रॉवर ने खुद अपने पास से दिया हुआ है तो। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई जब third हमने person। हाँ इंडोर्स कर दिया वो हो गया, या फिर बैंक से डिस्काउंट करवा लिया वो हो गया। तो होल्डर वो होता है जिसके पास बिल का पैसा होगा। व्हेन द पेई इज इन द बिल्स कस्टडी ही इज रिफर्स टू द होल्डर। ठीक है, पेई मतलब वो पैसा जिसको पैसे रिसीव होंगे, भाई उसी के पास बिल होगा, तो he is referred as the holder. The holder must provide the bills to the drawee for the letters the acceptance. जैसा ही acceptance मिल जाएगा उसको किसको मिल जाएगा? होल्डर को। ठीक है, और ड्रॉई को वो देगा ताकि उसको पैसे रिसीव हो उस समय। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? Yes, होल्डर sir. क्या करेगा? बिल ड्रॉई को देगा ताकि वो उसको एक्सेप्ट करे। क्लियर? ड्रॉई को देगा ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो एक्सेप्टर कौन है? ड्रॉई। ड्रॉई को ही एक्सेप्टर बोल रहे हैं। व्हेन द ड्रॉई साइन द बिल ऑफ एक्सचेंज एज अ मार्क ऑफ हिज एक्सेप्टेंस देन ही बिकम द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। ड्रॉई कब एक्सेप्टर बनेगा? जब वो उसको एक्सेप्ट कर ले और उस पे लिख दे एक्सेप्टेंस, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. क्लियर है? अच्छा ये बताइए, Yes, sir. एक्सेप्टर आपका सेलर हुआ या बायर हुआ? एक्सेप्टर आपका सेलर हुआ या बायर हुआ? बायर है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. कि वही गुड्स खरीद के ले गया था, पैसे वही देने वाला है, साइन भी वही करेगा, एक्सेप्ट भी वही करेगा। अगला पॉइंट क्या है? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ये एक अलग से पॉइंट है। ठीक है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड का मतलब जैसे क्या होगा कि मान लेते हैं ड्रॉई नहीं एक्सेप्ट कर रहा है,
ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो कोई एक ऐसा पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई ऐसा थर्ड पर्सन वो तब एक्सेप्ट करेगा जब ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोगों के एग्जाम्पल में था, अब जैसे मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, ठीक है, वो मिस्टर वाई को नहीं जानते हैं, मिस्टर वाई को नहीं जानते, वो उनको क्रेडिट सेल करने से पहले डर रहे थे कि यार हम इसको सेल करें वो पैसा देगा नहीं देगा। तो फिर मिस्टर जेड आ गए, मिस्टर जेड आ गए, वो एक ऐसे पर्सन है जो मिस्टर वाई को जानते हैं और एक्स इनको जानते हैं, मतलब ये दोनों लोगों के कॉमन फ्रेंड हो गए, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो मिस्टर एक्स ने ये बोला कि देखो मैं वाई को नहीं जानता, मैं उसको क्रेडिट सेल नहीं करूंगा। तो जेड ने क्या कहा, सुनो मैं इनको जानता हूं, मैं इनकी गारंटी लेता हूं और मैं ये भी बोलता हूं कि अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं इनके बिहाफ पे या मैं इनकी जगह पे बिल को एक्सेप्ट कर लूंगा। मतलब कहने का ये है कि आपका बिल एक्सेप्ट होके ही रहेगा, आपका बिल का पैसा आपको मिलेगा, आपका जो क्रेडिट सेल है वो आपका सिक्योर होगा। देखिए साइन हो जाने का मतलब है कि आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिक्योर हो गया इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ के नजरों में वो सिक्योर हो गया। क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बनाते हैं हम लोग वो एक स्टैम्प पेपर पे बनाते हैं, तो स्टैम्प पेपर पे अगर आपने साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब लॉ के नजर में आपने उन चीजों को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ड्रॉई इन नीड कौन हो जाएगा कि अगर जो रियल ड्रॉई है वो अगर बिल को एक्सेप्ट नहीं करता है, थर्ड पर्सन उसके बिहाफ पे साइन करेगा, ठीक है। आइए एक बार हम लोग रीड कर लेते, समझ में आ जाएगा। एट द टाइम्स another person's name is mentioned in the bill of exchange who would accept the bill in case the original drawing the bill। बात समझ में आया? अगर ओरिजिनल ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो थर्ड पर्सन वो उसको एक्सेप्ट करेगा। दैट थर्ड पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो मैं ड्रॉई बन जाऊंगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. अगला पॉइंट क्या है? इंडोर्सर। इंडोर्सर मतलब वो पर्सन जो बिल को इंडोर्स कर देगा। तो हमारे एग्जांपल में कौन है इंडोर्सी? एक्स, वाई या सी? X. इंडोर्सर एक्स हमारा इंडोर्सर है, और जिसको इंडोर्स किया गया वो क्या हो जाएगा? जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स किया गया वो कौन पर्सन हो जाएगा? वो इंडोर्सी हो जाएगा। Endorsee. मिस्टर सी कौन है? Endorsee. इंडोर्सी है। क्लियर है? आ जाइए एक बार रीड कर लेते हैं। Yes, If the bill holder endorses it to another person, then he will be called as endorser। यहाँ पे हम लोग X लिख लेते हैं। और endorsee कौन है? This is the person to whom the bills of exchange has been endorsed। तो ये आपके C हो जाएंगे। क्लियर है क्या? अरे बताइए क्लियर है Yes, क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आ जाइए, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, जो कि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मिलने ही चाहिए। और ये सारी चीजें हम लोग जो कहानी पढ़े हैं वहां पे आपको मिल जाएंगी, क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोगों ने पॉइंट पढ़े मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉइंट आप लोगों को तकलीफ दिया होगा जरा सा भी उस कहानी के बाद से। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? No, sir. सब क्लियर है। no, sir. सब क्लियर है, सबको समझ में आ गया सारी बातें? तो आगे भी अब सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट भी क्या होना चाहिए? इन राइटिंग होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज Sir. क्या होना चाहिए? हाँ बताइए। सर एक बार होल्डर बता दीजिए फिर से। होल्डर देखिए बेसिकली कौन है? होल्डर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को होल्ड करके रखा हुआ है, किसके पोजीशन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, बस वही पर्सन होल्डर है। ड्रॉवर जो कि आपका होल्डर होना चाहिए, उसी के पास एक्सेप्ट होने के बाद बिल आ जानी चाहिए। और अगर वो किसी और पर्सन को बिल दे देता है तो वो पर्सन होल्डर बन जाएगा, यानी कि हमारा सी जो है वो होल्डर बन जाएगा, जो इंडोर्सी है वो होल्डर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जो इंडोर्सी है वो आपका होल्डर बन जाएगा इस केस में। मैंने जो बोला अभी सबको समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर हो गया सबको? आगे चले। Okay, sir. Yes, sir. Yes.
चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या बोलता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्या होना नहीं होना चाहिए, ऐसे हवा में बातें नहीं। जैसे पार्टनरशिप डीड क्या है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। ऐसे हवा में बातें नहीं कर सकते, क्योंकि राइटिंग आप करेंगे तो स्टैम्प पेपर पे लिखोगे, स्टैम्प पेपर पे लिखोगे तो वो तुरंत लीगल हो जाएगा, फिर आप चीट नहीं कर सकते। फिर क्या बोलता है, द बिल मस्ट बी साइन बाय ड्रॉवर। पहले इस साइन कौन करेगा, इसका मेकर, जिसने इसको, तो जो इसका मेकर है वो सबसे पहले इसको साइन करेगा, देन उसको भेजेगा ड्रॉई के पास। क्लियर है? सबसे पहले कौन साइन करेगा इसको, ड्रॉवर। क्लियर? अगला पॉइंट क्या लिखा है, द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अगर कहीं भी इंस्ट्रूमेंट लिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट नीड टू हैव एन ऑर्डर टू पे। इंस्ट्रूमेंट में क्या होना चाहिए, बिल में क्या होना चाहिए, ऑर्डर टू पे होना चाहिए, ऑर्डर टू पे होना चाहिए। और ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब साफ साफ बोलिए, ऑर्डर दीजिए, ऐसा घुमा फिरा के नहीं बोलना है, क्लियर बोलना है। आपके वर्ड से वो साफ झलकना चाहिए कि आपने स्ट्रिक्टली उनको ऑर्डर दिया है, एक्सप्रेसिव लगे आपका, इम्प्लिसिट नहीं कि अंदाजा मार ले रहे हैं, नहीं हाँ हाँ देखो, मतलब उनके वर्ड से क्लियर लगना चाहिए कि हाँ आप ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है कि जो ऑर्डर होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए। पता चला एक्स पहुंच गया वाई के पास पैसे लेने, और वाई करा नहीं, पहले तुम डांस करके दिखाओ फिर मैं पैसे दूंगा। अरे डांस इंडिया डांस का प्रोग्राम चल रहा है क्या कि उससे डांस करवा रहे हो? तो ऑर्डर जो होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन उसके साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई भी कंडीशन उसके साथ अटैच नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? अनकंडीशनल होना Yes, sir. चाहिए। यस सर। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर के थे कि आपका ऑर्डर एक्सप्रेसिव होना चाहिए प्लस अनकंडीशनल होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं अभी इतना सिंपल में पढ़ा ले रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं अलग सेंस में इसको, तो बहुत ही इस पे केस स्टडी बना हुआ है बहुत ढेर सारा, बहुत बार इस तरीके से मतलब इस पे केस बने हुए हैं, बहुत से सारे केस हो गए हैं इसके बेसिस पे, इसलिए इस वर्ड पे बहुत ज्यादा इंफेसिस किया जाता है कि अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। आइए ऑर्डर की बात, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ। देखिए क्या लिखा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा होना चाहिए, प्लीज लेट द बियरर हैव 100 पाउंड एंड ऑब्लिग। तो ये जो है आपका इस तरीके का लैंग्वेज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं हो सकता, ये ऑर्डर नहीं है। दिस इज नॉट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सिर्फ इट इज अ रिक्वेस्ट। हाँ प्लीज बोल रहा है, तो ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ पे प्लीज बोल रहा है, ऐसे वैसे बोल रहा है। फिर क्या बोलता है, वी हियर बाय ऑथराइज यू टू मेक द पेमेंट ऑन अकाउंट। मतलब यहाँ पे किसी को ऑथराइजेशन दे रहा है, किसी को पावर सप्लाई कर रहा है, तो ये भी ऑर्डर नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट एन ऑर्डर, हैंस नॉट एन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी और आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है। अब देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता कैसा है, ये इसका फॉर्मेट होता है, आपको सिंपल क्लियर एकदम लिखना होगा ऊपर 10,000 रुपए, और जो ड्रॉवर है, जो ड्रॉवर है वो यहाँ पे लिखेगा अपना नाम, पूरा एड्रेस और डेट, किस दिन पे बनाया जा रहा है, जिस डेट पे बना रहे हैं वो डेट आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? और देखिए कैसे लिखता है, 3 मंथ आफ्टर डेट, स्टार्टिंग में कोई प्लीज प्लीज कुछ नहीं लिखा हुआ है, 3 मंथ आफ्टर द डेट। आफ्टर डेट मतलब ये वाली डेट, कि इस दिन के 3 महीने बाद, पे टू अस और ऑन आवर ऑर्डर, या तो हमें पे करो, साफ लिख रहा है हमें पे करो, या मेरे ऑर्डर पे, यानी कि मैंने सपोज कर दीजिए मिस्टर एक्स को भेज दिया कि जाओ तुम पैसे ले आना, तो मैंने एक्स को ऑर्डर दे दिया, अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दे दिया, तो मैंने उसके ऑर्डर पे, तो यहाँ पे वो वाला ऑर्डर का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए कि वो ऑर्डर दे रहा है, उसको डायरेक्शन दे रहा है, पे टू अस, सुनो पैसा दो मुझे। क्लियर?
या तो मेरे ऑर्डर पे कितना देना है तुम्हें, द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर दी वैल्यू रिसीव्ड। वैल्यू रिसीव्ड का मतलब जो गुड्स हमसे लेके तुम बैठे हुए हो ना, उसका 10,000 रुपया दो। तो यहाँ पे अगर आप इस लैंग्वेज को पढ़िए तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी आपको और मतलब वो रिक्वेस्ट जैसा नहीं दिखेगा, साफ साफ दिख रहा है कि वो सामने वाले को ऑर्डर दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि तुम पैसे दो, जो तुम सामान लेके बैठे हो ना उसका पैसा दो 3 महीने बाद। क्लियर है? तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे दिख गई। सबसे पहले आपको ड्यूरेशन दिख गया, डेट दिख गया, ये वर्ड दिख गया ऑर्डर, और फिर सम स्पेसिफाइड। सम स्पेसिफाइड होना चाहिए आपका, याद रखिएगा सम हमेशा स्पेसिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितने का सामान लेके गए थे उतना पैसा दे दो, ये सब कुछ नहीं होता है लॉ में कि तुम जितने का सामान वाला ये सब कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपको क्लियर कट अमाउंट लिखना पड़ेगा। 10,000 ₹5 है तो 10,000 ₹5 लिखिए, स्पेसिफाई करिए। ठीक है, अब देखिए ये आ गया आपका, ये किसको भेज रहे हैं, ये आ गया आपका ड्रॉई, ये आ गया ड्रॉई टू XYZ एंड कंपनी, फोकल पॉइंट सूरत। जैसे हम लोग प्रिंसिपल को लिखते हैं ना, तो टू प्रिंसिपल एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो उसी तरीके से किसको लिख रहे हैं, XYZ। तो ये लोग क्या करेंगे, अपना एक्सेप्टेंस इसको लिख करके भेजेंगे, और ये स्टैम्प पेपर, ये स्टैम्प पेपर। क्लियर? समझ में आया क्या आपको? सबको समझ में आया फॉर्मेट? यस सर। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टैम्प मतलब क्या हो गया, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सर्टेन लिमिट शुड बी पेड एंड साइंड एंड अफेक्स्ड रेवेन्यू स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द स्पेसिमेन। इन दिस डेज थ्रेशोल्ड लिमिट इज 5,000। मतलब कहने का है कि अगर 5,000 रुपए के नीचे है तो ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज या स्टैम्प पेपर का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब कि जो लिमिट डिसाइड किया गया है, अब 100-200 रुपए के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनवाएंगे तो फिर स्टैम्प पेपर की वैल्यू क्या रह जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब एक लिमिट प्रिसाइड, लेकिन अब इससे ऊपर होगा तो ही लेके आना। ये चिंदी चोरी 100 रुपया 200 रुपए के लिए मेरे पास मत आना, ठीक है? तो लॉ ने भी मना कर दिया, चिंदी चोरी नहीं चलेगा मेरे सामने, मतलब बड़ा अमाउंट हो तो ही मेरे पास आओ, लगे कि हाँ इज्जत से नाम ले रहे हो आप कहीं। तो इस तरीके से तो थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर दिया गया 5,000। ऑल्दो ये आपके याद करने के लिए नहीं है, ये लॉ का पूरा है, तो बस यहाँ पे आपको लिख दिया नॉलेज के लिए। अगला पॉइंट क्या है, अमाउंट। The amount of the bill must be written in the figure as well as in words shown in the above specimen। ठीक है, तो जो अमाउंट होना चाहिए वो आपको वर्ड्स में भी लिखना है। कहाँ गया, हाँ वर्ड्स में भी, अमाउंट में भी लिखना है। क्लियर? फिगर में भी क्लियर आपको लिखना है। और डेट हमेशा आपका रहेगा, डेट रहेगा, वैल्यू एंड टर्म्स रहेगा, बोथ आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ इट मस्ट बी रिटन एज शोन अबव। अगर कुछ भी और आपको लिखना है इसमें एडिशनल पॉइंट तो आप उसमें लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये रहेगा आपका पूरा एक फॉर्मेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आया होगा कि क्या चीजें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होना चाहिए। और मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है? और ऑर्डर जो होना चाहिए अनकंडीशनल होना चाहिए और एक्सप्रेसिव होना चाहिए, साफ साफ आपके वर्ड से दिखना चाहिए कि आप सामने वाले पार्टी को ऑर्डर दे रहे हो। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सबको समझ में आया? Yes, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा तो बताएंगे, ठीक है? आइए, ऑल 3 एंटिटीज पेई, ड्रॉवर, ड्रॉई, ये दोनों पर्सन एक हो सकते हैं, ठीक है? मस्ट बी डेफिनेट इंडिविजुअल, मस्ट बी डेफिनेट इंडिविजुअल, मतलब ये सब लोग कौन होने चाहिए, कोई ना कोई डेफिनेट पर्सन होने चाहिए, कोई ना कोई डेफिनेट पर्सन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवा में मैंने कोई किसी पर्सन का नाम लिख दिया, ऐसा पर्सन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका नाम लिख दिया। बात समझ में आ रहा है? तो कोई ना Yes, कोई sir. डेफिनेट पर्सन होने चाहिए। The Yes, amount of money due should be certain, अनसर्टेन पैसा नहीं होना चाहिए। जितना भी अमाउंट है वो सर्टेन होना चाहिए, ठीक है? अनसर्टेन पैसा नहीं चलेगा। द पेमेंट मस्ट बी मेड इन द लीगल टेंडर करेंसी और द स्पेसिफिक ऑफ दैट स्पेसिफाइड कंट्री, ठीक है?
जिस भी कंट्री में आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो उस कंट्री की जो लीगल टेंडर करेंसी है उसी करेंसी में आप पेमेंट लेने या देने का वादा करोगे। वादा मतलब ऑर्डर करोगे, ठीक है। तो इंडिया में लीगल टेंडर करेंसी कौन है? इंडियन रुपी, ठीक है। और अगर आप यूएस में बना रहे हो तो आप अमेरिकन डॉलर लोगे, कनेडियन डॉलर लोगे अगर आप कनाडा में हो, ठीक है। तो जिस भी कंट्री में बना रहे हो वहां की लीगल टेंडर करेंसी आप लोगे। और फिर क्या होना चाहिए? जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, ठीक है। मनी शुड बी पेबल टू अ सर्टेन, सर्टेन का मतलब यहाँ पे भी मतलब क्लियर होना चाहिए। जो पर्सन को पैसा देना है वो पर्सन क्लियर होना चाहिए कि किसको देना है, ठीक है। एंड डेफिनेट पर्सन और एज पर हिज ऑर्डर, और एज पर हिज ऑर्डर, जैसे हमने वहां पे देखा था ना, साफ लिखा था पे टू अस और ऑन आवर ऑर्डर, या तो मेरे को दीजिए या मेरे ऑर्डर पे किसी को दीजिए, ठीक है। जिस भी पर्सन को आपको देना है वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, या तो उसके ऑर्डर पे होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर। देखिए ये आ गया स्पेशल वाला पॉइंट, इसको मैं स्टार बना दे रहा हूं। क्या लिखता है? ड्रॉवर एंड पेई इन मोस्ट ऑफ द केसेस आर द सेम पर्सन। ड्रॉवर और जो पेई होते हैं ज्यादातर केस में सेम होते हैं। एज द ड्रॉवर यूजुअली ड्रॉज द बिल इन द फेवर, बिल इन हिज और हर फेवर, ठीक है। ड्रॉवर यूजुअली ड्रॉज द बिल, Yes, sir. जब सामने वाले पर्सन के फेवर में ड्रॉ करेगा, जो ड्रॉई रहेगा उसके फेवर में। द ड्रॉवर एंड ड्रॉई कैन नॉट बी द सेम पर्सन, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ड्रॉवर और ड्रॉई कभी भी सेम पर्सन नहीं हो सकते हैं। यानी श्रेष्ठ, Yes, sir. यानी श्रेष्ठ खुद ही अपने आप को एप्लीकेशन लिखेगा मेरे को 3 दिन का छुट्टी दे दो और खुद ही साइन करके छुट्टी भी ले ले। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा No, पॉसिबल sir. नहीं है। नो सर। ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों जो होने चाहिए वो दोनों सेपरेट पर्सन होने चाहिए, वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन होने चाहिए। क्लियर है क्या सबको?